हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब कोई ठीक होंगे। आपका स्वागत है इस संप्रेषण स्पेशल बैच के लेक्चर नंबर 6 में। चलिए, हम लोग आपको कहाँ तक बताए थे, पहले उसका फटाफट रिवीजन करते हैं। देखिए, रिवीजन करवाने का मेरा एक ही मोटो है, क्या कि आप साथ साथ पढ़ते जाए और उसका पीछे से रिवीजन भी होता जाए। आपको जल्दी दोबारा कॉपी उलटने की जरूरत ना पड़े। आप भी साथ साथ रिवीजन करते रहे मेरे साथ साथ, जिससे आपको तुरंत तुरंत याद होता चल जाएगा, पीछे से रिवीजन भी होता रहेगा। आपको मतलब ज़्यादा उतना नहीं देखना पड़ेगा। एक बार देखिएगा वीडियो लेक्चर, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा आपको। इसलिए हम आपको साथ साथ रिवीजन भी करवाते हुए चल रहे हैं। चलिए, पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। वैसे आप लोगों को लगता होगा कि सर आते हैं खाली पढ़ाने स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, बात वो नहीं है। टाइम पास करने से क्या फ़ायदा, आपका एग्जाम सर पे है। हम जितना जल्दी आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा ना होगा जी। इसलिए थोड़ा बहुत वैसे हंसी मजाक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लास है, इतना भी बोरिंग बना के क्लास को नहीं करना चाहिए। हंसी मजाक जरूरी है, लेकिन फिर भी पहले रिवीजन कर लेते, उसका थोड़ा बहुत करेंगे, उसका सिद्धांत देखेंगे। और इसी लेक्चर में आपको सिद्धांत के साथ साथ व्यवधान भी देखेंगे। व्यवधान यानी कि संप्रेषण को रोकने में, प्रभावशाली नहीं बनाने में कौन कौन से कारण होते हैं। जैसे मान के चलिए, हम कल क्या बताए थे, व्यवधानों को दूर करना ही मतलब व्यवधान नहीं आए तो उसको प्रभावशाली। अब ऐसा तो है नहीं हाँ आपको सब कुछ एकदम क्लियर ही होता रहे। हम भी आपको पढ़ा रहे तो कुछ ना कुछ टॉपिक होगा ऐसा जो आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा। हम ये नहीं बोलते कि आपको 100% आएगा। ठीक है, 100% नहीं, अरे 80% तो याद कर रखिए। 80% याद कीजिएगा तो आप 100% पढ़ने वालों से ज़्यादा अच्छा कर के आएंगे स्कोर। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। मैं अपने सेमेस्टर की बात बताता हूँ। 6 में था जब, मात्र 2 दिन वो सब्जेक्ट को पढ़ा मैंने, ठीक। और 2 दिन में ही मात्र सोचिए 70 में हम उसको लेके आ गए थे 55 नंबर। अब बोलिए, और लड़का उसी में एक मेरा दोस्त है, नाम नहीं लेंगे। उसको रात दिन वो करके शुरुआत से ही पढ़ता आ रहा था, उसमें वो आया लेके 40 नंबर। हम अपने ही बताते हैं, मैनेजमेंट हम सब में चलता था 6 में, ठीक। मैनेजमेंट में हम उसको शुरुआत से अच्छा से पढ़ते आ रहे थे, फिर भी 31 नंबर ला के रह गए। अब बोलिए, उसमें तो फेल होते होते बच गए हम, 3 नंबर का बाउंड्री क्रॉस किए हैं। तो होता है ऐसा, बहुत बार होता है कि आप उसको 100% देने की कोशिश कीजिएगा ना तो आपको 80% तक भी नहीं आएगा। जब आप उसको 80% देने की कोशिश कीजिएगा तो आपको 100%। वैसे भी हम सब इंजीनियर हैं, एग्जाम के एक दिन पहले ख़त्म करते हैं सब कुछ। चलिए, लॉट्स ऑफ फन, आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, संप्रेषण स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 5 तक का तुरंत फटाफट रिवीजन मार लेते हैं। पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था, संप्रेषण का परिचय, परिभाषा एवं प्रक्रिया। परिचय क्या था कि संप्रेषण 2 लैटिन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन, समझोट, प्रेषण। सम का अर्थ होता है संदेश, प्रेषण का अर्थ होता है भेजना। संदेश को भेजना ही संप्रेषण कहलाता है, या संचार या किसी भी कोई भी भाव विचार जो भी रहे उसको भेजना क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण का इंग्लिश क्या था, कम्युनिकेशन। कम्युनी प्लस केशन, 2 शब्दों से ये भी बना हुआ है लैटिन। कम्युनी का अर्थ होता है कॉमिन और केशन का अर्थ होता है टू सेंड। इसका भी क्या हो गया, और कम्युन का फिर निकलता है क्या, मैसेज, और टू सेंड का तो भेजना पता ही चल गया आपको, तो यानी कि मैसेज भेजना इसमें भी आ ही गया। इसका भी शाब्दिक अर्थ वही निकल गया। फिर उसके बाद हमने परिभाषा देखा था। परिभाषा क्या देखा था हमने, परिभाषा हमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार क्या देखा था कि किसी भी सूचना को, बात विचार को, भाव को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की प्रक्रिया को ही संप्रेषण कहा जाता है, या बांटने की प्रक्रिया को ही संप्रेषण कहा जाता है। ये हमने परिभाषा देख लिया था उसका। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, 2 व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतःक्रिया को ही संप्रेषण कहते हैं। ये हमने नॉर्मल परिभाषा देखा था उसका। फिर प्रक्रिया देखा था। प्रक्रिया में हमने 5 चीज का जिक्र किया था। कौन कौन सा, पहला प्रेषित करता, दूसरा संदेश, तीसरा माध्यम, चौथा प्राप्त करता, 5वां क्या था, जल्दी बोलिए, हाँ, प्रतिक्रिया। प्रेषित करता कौन, जो संदेश को भेजेगा। फिर संदेश क्या, जो प्रेषित करता गया द्वारा लिख कर बोलकर जो भी भेजा गया हो उसको संदेश कहेंगे। फिर माध्यम क्या, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी हो सकता है, ईमेल, कुछ भी हो, मैसेज वैसेज। फिर उसके बाद प्राप्त करता, जिसके पास संदेश पहुंचा या जो संदेश को ग्रहण किया है वो प्राप्त करता हो गया। फिर प्राप्त करता क्या है, प्राप्त करता के द्वारा दोबारा वो सब चीज किया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया, यानी कि वापस प्राप्त करता से प्रेषित करता को मैसेज किया जाएगा तो उसको प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि कहते हैं। यहाँ तक हम लोग खत्म कर चुके हैं पहला लेक्चर में। फिर सेकंड लेक्चर में हमने क्या देखा, उसके प्रकार देखे। थर्ड लेक्चर में भी हमने उसके प्रकार देखे। फोर्थ लेक्चर में हमने क्या देखा, तो उसके भी प्रकार देखा। मतलब प्रक्रिया तक सेकंड लेक्चर हो गया था, सॉरी। थर्ड लेक्चर में उसके प्रकार कौन कौन से, औपचारिक, अनौपचारिक, शाब्दिक और अशाब्दिक हमने देखा था। उसी को भाषिक और गैर भाषिक भी कह रहे थे। औपचारिक में फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि ऑफिस का बातचीत होगा। अनौपचारिक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि ऑफिस का बात नहीं, घर का बात होगा। फिर शाब्दिक में क्या था कि जो बोल के जिसमें भी भाषा का प्रयोग होगा वो शाब्दिक हो, जैसे बोलकर लिखना, बोलना लिखना, लिखित और मौखिक किसी का प्रकार था। फिर इसमें आगे हम बढ़े तो क्या हुआ था,
अनौपचारिक अशाब्दिक में जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं होगा, जिसमें हमने ऑल द बेस्ट, ओके, ये सबका साइन हमने देखा था। मुख्य मुद्राएं, गुस्सा होना, खुश होना, ये सब कुछ क्या है, अशाब्दिक का ही भाग था। उसके बाद हमने क्या है, प्रभावशाली संप्रेषण देखा। प्रभावशाली संप्रेषण क्या होता है, जब प्रभावशाली संप्रेषण वैसे संप्रेषण को कहते हैं जब जो प्रेषितकर्ता के उद्देश्य है वही प्राप्तकर्ता के पास पहुंचे वैसा का वैसे ही, उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, प्रभावशाली संप्रेषण। यानी कि जो प्रेषितकर्ता भेजा वैसा का वैसा मैसेज उसको समझ में आना चाहिए, जो ये समझाना चाहता है वही प्राप्तकर्ता को समझ में आना चाहिए, तो उसको प्रभावशाली संप्रेषण कहते हैं। प्रभावशाली संप्रेषण हमेशा द्विपक्षीय होता है, यानी कि प्रेषितकर्ता से प्राप्तकर्ता, फिर प्राप्तकर्ता से प्रेषितकर्ता के बीच होना चाहिए। यानी कि एक बार पहले मैसेज भेजो, फिर उसका प्रतिक्रिया लो, मैसेज भेजो, उसका प्रतिक्रिया लो, तो क्या हो गया, टू वे कम्युनिकेशन या द्विपक्षीय प्रक्रिया, संप्रेषण की प्रक्रिया। फिर यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। फिर सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा लिखवाया था हमने। क्या लिखवाया था सिद्धांत में, कि एक सिद्धांत एक ऐसा मार्गदर्शक होता है, यानी कि जो भी उसके नियम होते हैं वो ऐसे मार्गदर्शक होते हैं जो किसी भी संप्रेषण को प्रभावी बनाने में मदद करते हैं। मार्गदर्शक नियमों को क्या कहा जाता है, सिद्धांत कहा जाता है, यानी कि प्रिंसिपल कहा जाता है। इसमें आज हम प्रिंसिपल कितने होते क्या होते हैं ये चीज़ देखेंगे। फिर इसी में हम लोग व्यवधान देखेंगे। व्यवधान यानी कि संप्रेषण को प्रभावी नहीं बनाने देना चाहते हैं, यानी कि उसमें देखिए टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, आदमी का अपना फॉल्ट हो सकता है, या उधर से प्रेषितकर्ता का फॉल्ट हो जाएगा, वो संदेश भी पूरा अच्छा से भेजे नहीं, या उसमें ऐसे ऐसे लैंग्वेज का प्रयोग कर दे, ऐसे ऐसे वर्ड का प्रयोग कर दे जो समझ में नहीं आए। फिर प्राप्तकर्ता का प्रॉब्लम हो सकता है, मान के चलिए प्रेषितकर्ता इंग्लिश में भेज दिया, प्राप्तकर्ता को इंग्लिश आता ही नहीं है, यहीं पे कम्युनिकेशन खत्म हो गया। या प्राप्तकर्ता का नेट ऑफ था, या प्राप्तकर्ता के पास नेट उतना उपलब्ध नहीं है, तो ये बहुत सारे व्यवधान हो सकते हैं। चलिए पहले सिद्धांत को देख लेते हैं, 5 से 6 सिद्धांत हैं, उसके बाद व्यवधान को देख लेंगे, 5 से 6 वो भी हैं, फिर यहाँ पे ये लेक्चर खत्म कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर नंबर 6। चलिए संप्रेषण के सिद्धांत निम्न है, निम्न यानी कि नीचे जो लिखे जा रहे हैं वो है। इसमें पहला सिद्धांत लिखिए, वैसे तो भागीदारी लिख लीजिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवनेस। यानी कि देखिए सजग रहेंगे, भागीदारी करेंगे, अपना जो भी रहेगा, इसमें भागीदारी का देखिए थोड़ा सा सेंस आएगा, इसलिए इसको भागीदारी का भी कहा जाता है। वैसे भागीदारी का स्पेशल चलता, भागीदारी का सिद्धांत अलग से ही है, वैसे नहीं हो तो इसको मिटा लीजिए, एक्टिवनेस यहाँ पे खाली लिख लीजिए, भागीदारी हटा दीजिए। तत्परता बोलिए या सजगता बोलिए, इसको क्या कहते हैं, एक्टिवनेस। क्या कहते हैं, एक्टिवनेस। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवनेस, सजगता का सिद्धांत। सजगता का सिद्धांत में पहले लिखते हैं, फिर उसका समझाएंगे। प्रेषित करता है एवं प्राप्त करता दोनों को
संप्रेषण की क्रिया पूर्ण नहीं होती। पूर्ण नहीं हो पाती है। अब देखिए इसमें हम लोग समझ रहे हैं कि इसमें सजग रहने का मतलब क्या हो। सजग यानी कि जैसे कि देखिए मान के चलिए कि आप क्लास में टीचर आपके आए, ठीक, आप एकदम उबासी लेते हुए अंगड़ाई लेते हुए जा रहे थे, तो क्या हो गया, वो सजग नहीं थे आप। या आप कहीं टीचर आए एकदम क्या पढ़ेगा तुम सब छोड़ो, मोबाइल में अपन लग गए वो, तो दोनों सजग नहीं है। यानी कि दोनों तरफ से आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। या तो प्रेषित करता सजग नहीं रहेगा या तो प्राप्त करता सजग नहीं रहेगा, तो आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। रियलिटी बात है वो। आप देखते हैं सरकारी स्कूल बिहार का, मेनली बिहार का सरकारी स्कूल क्या है, उसमें टीचर सब जाते हैं, महिला सब तो और ज़्यादा हद करती हैं, लेडीज टीचर वो अपना स्वेटर बुनना स्टार्ट कर देती हैं। मेल टीचर तो फिर भी जाके क्लास लिए हैं, उसके बाद बैठ के मोबाइल भले छेड़ते रहे वो मंजूर है, लेकिन दोबारा जाके क्लास नहीं लेंगे। तो वो क्या हो गया कि वो लोग सजग नहीं है, बच्चा वहाँ सजग नहीं है, जागरूक नहीं है, वो लोग वो एक्टिव नहीं है, जाके टीचर को हुरता नहीं है कि आइए पढ़ाने के लिए। हुरेगा तो केकरा हिम्मत है जो पढ़ाई लेके नहीं जाएगा, ये नहीं बताइए आप लोग आजकल। लेकिन फिर भी धीरे धीरे सुधारने लगा है। फिर भी हम लोग पढ़े थे तो उस समय वैसा ही होता था, आपका तो नहीं पता, लेकिन अब लोग फिर भी ज़्यादा सुधरने लगे। अब बीए में ही देखिए क्या है, बच्चे चोरी करके लिखते हैं, चीटिंग करके लिखते हैं, तो वहाँ बच्चे क्या है, सजग हैं, जानते ही नहीं है, डर भय है ही नहीं। टीचर भी सबको जानते हैं, ये करेगा तो चोरी करके लिखेगा। तो लोग क्या है, संप्रेषण वहाँ पे सजगता से नहीं हो रहा है। यानी कि इधर का जो प्रेषित करता है वो उतना शिक्षा ही नहीं दिया है, तो प्राप्तकर्ता क्या ग्रहण करेगा। प्रेषित करता भी पता है कि हमने ही कुछ पढ़ाया है, तो प्राप्तकर्ता भी पता है कि कुछ पढ़ाया नहीं, तो बोल नहीं सकता है, इसलिए चोरी करता है। जब से प्रेषित करता पढ़ाना स्टार्ट कर देगा, प्राप्तकर्ता को देखिए चोरी करने के लिए मिल जाता है क्या। तो वही कह रहे हैं कि दोनों ओर से संप्रेषण के समय प्रेषित करता एवं प्राप्त करता दोनों को सजग, यानी कि दोनों को एक्टिव रहना चाहिए, दोनों को तत्पर रहने की। यानी कि जो उधर से मैसेज आ रहा है, जो मैसेज दे रहा है उसको भी एक्टिव रहना चाहिए कि उधर वाला मैसेज ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये देखते रहना चाहिए। और फिर जो मैसेज ग्रहण कर रहा है उसको भी देखते रहना चाहिए कि वो सही मैसेज दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सजग या तत्पर रहना चाहिए। अगर कोई भी एक सजग नहीं रहता है तो संप्रेषण की क्रिया पूर्ण नहीं मानी जाती, यानी कि इसको क्या प्रभावी संप्रेषण नहीं माना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान के चलिए क्या टीचर एवं विद्यार्थी कक्षा में क्या है, जब टीचर जो होते हैं कक्षा में एंट्री लिए वो सजग नहीं रहेंगे, विद्यार्थी को ध्यान नहीं देंगे, तो विद्यार्थी क्या है ना, वो खुद पढ़ाएंगे, विद्यार्थी जे मनते करते रहेगा। और विद्यार्थी सही से है तो जे मनते करेंगे, तो विद्यार्थी वहाँ टोक सकता है कि सर पढ़ाइए, हमको आप पढ़ाने के लिए आए हैं, हिम्मत वहाँ पे वो कर लेगा। तो वही क्या है, दोनों को एक्टिव रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या लिखिए, उदाहरण के लिए कक्षा में शिक्षक एवं विद्यार्थी का सजग होना या जागरूक होना, इसलिए आपको हम बोले थे भागीदारी का। शिक्षक एवं विद्यार्थियों के बीच का संप्रेषण, फिर से एक बार सुनिए क्या है कि संप्रेषण की प्रक्रिया में यानी कि प्रभावी बनाने के लिए हमको दोनों तरफ प्रेषित करता और प्राप्त करता दोनों को जागरूक रहना होगा, दोनों को अपनी तरफ से एफर्ट डालने होंगे, यानी कि एक्टिव रहना होगा। दोनों अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डालेंगे तो सबसे पहला सिद्धांत यही है, एक तरफ से मैसेज करके छोड़ दीजिए, दूसरी तरफ देखा ही नहीं, तो क्या हो गया, वो इफेक्टिव होगा नहीं ना जी। तो वही दोनों को एक्टिव रहना चाहिए, दोनों को अपनी तरफ से एफर्ट डालना चाहिए, दोनों सजग रहने चाहिए। अगर कोई एक सजग नहीं रहता है तो संप्रेषण पूर्ण नहीं होगा। जैसे हम आपको टीचर वाला बताएं, क्या है टीचर नहीं जाके बच्चों को देखबे नहीं करते हैं तो बोलते हैं पढ़वे नहीं करेगा, अरे आप पढ़ाइएगा तब ना पढ़ेगा। यहाँ पे फिर लड़का भी गलती है, मतलब स्टूडेंट का भी गलती है क्या कि तुम लोग जिद करेगा तभी वो पढ़ाएगा।
इसलिए उसका भी गलती हो जाता है। तो शिक्षक एवं विद्यार्थियों के बीच का संप्रेषण कक्षा में जैसा होता है कि बीच का संप्रेषण कक्षा में क्या क्या है, जो अच्छा अच्छा जगह पे है। प्राइवेट स्कूल क्यों इतना बढ़ रहा है? क्यों? क्योंकि वहाँ के टीचर को डर है कि हम नहीं पढ़ाएंगे तो लड़का हम बोलेगा हमको, और वहाँ के स्टूडेंट को भी डर है क्या, कि हम नहीं पढ़ेंगे तो घर वाले हमको डांटेंगे। घर सरकारी स्कूल ना घर वाला कोई डांटता है ना कुछ करता है। अरे कुछ नहीं हुआ तो चलेगा ट्यूशन चल जाओ। ट्यूशन क्यों जाएगा? आप वहाँ पे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपको जिम्मेवारी बनता है उसको पूछना। हमको सवाल नहीं, जानते हैं हमको कोई हक नहीं सवाल उठाने का, फिर भी हम इस देश के नागरिक हैं, यहाँ के नागरिक होने के नाते हम ये सवाल उठा सकते हैं। छोड़िए, अपने टॉपिक पे आते हैं फिर दोबारा, कि यही आपका है क्या प्रभावशाली संप्रेषण का पहला सिद्धांत क्या? सजगता या तत्परता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवनेस का। चलिए इसको लिखिए, उसका दूसरा प्रिंसिपल लिखवाते हैं, कौन सा? पूर्णता का सिद्धांत। पूर्णता का सिद्धांत, चलिए इसको लिखिए। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द प्रिंसिपल ऑफ, जल्दी बोले जल्दी बोले, कंप्लीटेशन। द प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटेशन। या देखिए इसको भी यहीं लिख लीजिए, कंप्लीटेशन खाली लिख लीजिए। द प्रिंसिपल ऑफ, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको वैसे, क्या कि हिंदी के हैं हम लोग। देखिए मेरा भी इंग्लिश देखिए आप ही की तरह है, कोई दिक्कत नहीं, घबराइए नहीं। मुझसे अच्छा ही होगा आप सबको, कोई जरूरी नहीं है, भविष्य के इंजीनियर साहब हैं आप सब। कंप्लीटेशन। चलिए इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद फिर समझेंगे हर बार की तरह। प्रभावी संप्रेषण के लिए पूर्ण संदेश को, आवश्यक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, प्रभावी संप्रेषण के लिए प्रेषितकर्ता द्वारा पूर्ण संदेश को प्रेषित करना आवश्यक है तथा प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त संदेश को पर प्रतिपुष्टि करना आवश्यक है। यानी कि देखिए दोनों तरफ से होना चाहिए कम्युनिकेशन। हम आपको क्या बोले, द्विमार्गी कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छा होता है। एक मार्गी मतलब एक तरफ से होने से बढ़िया है दोनों तरफ से हो। तो दोनों तरफ से होने का मतलब क्या हो गया, जब प्रभाव करना होगा, हम किसी भी संप्रेषण का प्रभाव छोड़ना होगा, तो पहले क्या होगा, जो भी प्रेषित करता है यानी कि जो संदेश भेज रहा होगा वो पहले पूर्ण यानी कि पूरा पूरा संदेश भेजे ताकि अर्थ का अनर्थ ना हो। दूसरा, जो प्राप्त करता है उसको संदेश प्राप्त हुआ तो उस
संदेश पे वो अपना प्रतिक्रिया जरूर दे। प्रतिक्रिया नहीं देगा तो उसको पता ही नहीं, वो संप्रेषण क्रिया पूरा ही नहीं होगा, तो प्रतिक्रिया भी देना जरूरी है। तो पूर्णता का सिद्धांत यही कहता है कि प्रभावी संप्रेषण के लिए हमें प्रेषितकर्ता द्वारा जो संदेश भेजा जाता है वो पूर्ण होना चाहिए, तथा प्राप्तकर्ता द्वारा जो संदेश प्राप्त हुआ उस पर प्रतिपुष्टि देना आवश्यक है। आप इसको उतारिए, हम तीसरा सिद्धांत लेके आते हैं, जल्दी उतारिए। चलिए दोस्तों, हम लोग अपना तीसरा सिद्धांत देखते हैं। तीसरा सिद्धांत क्या है, पहले लिख लेते हैं। थर्ड, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा। संक्षिप्तता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सॉर्टिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ सॉर्टिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ सॉर्टिबिलिटी। देखिए इसमें क्या कहा जाता है, अब ये नहीं होना चाहिए कि हम पूर्ण संप्रेषण भेजने के चक्कर में बहुत बड़ा बड़ा लिख के भेज दें, उसका बहुत ज़्यादा ही बड़ा लिख दें। ऐसा नहीं हो कि जब प्राप्त करता उसको सुनते सुनते ही बउआई लगे, न बहुत पकाता है, ऐसा बोलना नहीं। अब तुम कम से कम बातों में हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे ना, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, यानी कि प्रभावी ज़्यादा होता है। इसलिए प्रभावी संप्रेषण के लिए लिखिए, इसमें प्रभावी संप्रेषण के लिए
चलिए, ये क्या हो गया, संक्षिप्तता का सिद्धांत, इसको क्या बोलते हैं, संक्षिप्तता का सिद्धांत, यानी कि सॉर्टेबिलिटी। किसी भी चीज को बहुत बड़ा लिखने से अच्छा है उसको छोटा लिखना होता है। आपको देखते होंगे क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, किसी भी चीज का संक्षिप्त में विवरण करें, यानी कि छोटा से छोटा में उसको विवरण करें। आपको विवरण देना है, लेकिन इतना नहीं कि विवरण देना स्टार्ट करें तो पूरा पूरा 10 पेज 12 पेज भरे में लगे, नहीं, 1 से 2.5 पेज जाते जाते खत्म कर देना उसको, सब कुछ उसका बता के भी उसमें। यानी कि आपको जो एग्जामिनर है वो बोलना चाहता था इसका मेन पॉइंट लिखिए, यानी कि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको लिखिए, बाकी सबको आप छोड़ भी सकते हैं। तो उसी प्रकार प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश या सूचना को संक्षिप्त होना चाहिए। संदेश या सूचना जो है उसको संक्षिप्त होना चाहिए, यानी कि छोटा होना चाहिए। पहला तो ये हो गया। फिर संदेश में अनावश्यक, यानी कि जो काम के नहीं है शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संदेश संक्षिप्त संदेश का अर्थ है प्राप्तकर्ता को संदेश आसानी से समझ आ जाए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, सरल एवं आसान शब्द। जैसे कि हम क्या लिख सकते थे, हम इसका क्या लिख सकते हैं, देखिए अनावश्यक जो हम यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते थे, कम से कम, या जो महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया था, इसलिए हम इसको अनावश्यक शब्द लिख दिए। अनावश्यक मतलब जिनका काम नहीं हो वैसे शब्द, अनावश्यक। हम इसको तो यहाँ समझा रहे तब ना आपको बताते चल रहे हैं। वैसे ही सरल से सरल शब्दों का, एकदम ये नहीं कि आप पूरा करने का जो होड़ में लग गए हैं 10 पेज 12 पेज 20 पेज लिखे लगे, नहीं। आप कैसे चैट करते हैं, एकदम छोटा से छोटा चैट करते हैं ना जी, तो उसी प्रकार छोटा से छोटा जो आप छोटा से छोटा यानी कि संक्षिप्त में आप जितना अच्छा से अच्छा बता सके। आपको देखिए क्या 6 सेम या 5th सेम में आप जाइएगा ना तो एक पीडीएफ बनाने को दिया जाता है जिसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं, यानी कि वो उसको आपको 20 पेज में लिखना होता है, लेकिन पूरा प्रोजेक्ट के बारे में लिखना होता है, अच्छा डिस्क्रिप्शन देके भी लिखना होता है उसमें। तो इसमें क्या है, संक्षिप्त में लिखना है, लेकिन आपको काम का होना चाहिए, अगले आदमी को समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसमें देखिए दोनों ही पॉइंट आवश्यक है। पहले क्या, प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश या सूचना को संक्षिप्त होना चाहिए। दूसरा, संदेश में अनावश्यक, यानी कि मतलब जो काम के नहीं हो वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संक्षिप्त का अर्थ है प्राप्तकर्ता को संदेश आसानी में समझ में आ जाए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, सरल एवं आसान शब्दों का। चलिए आप इसको देखिए। फिर चौथा हम लेके आते हैं, चौथा सिद्धांत, स्पष्टता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ क्लियरिटी। जैसे कि हम देखिए आपको उच्चारण करते हैं तो पूरा क्लियर करते हैं ना, कि उपयोग, अनावश्यक, प्रभावी संप्रेषण, क्लियरिटी, ये जो बोल रहे हैं तो ये सब क्या है, हम आपको एकदम शुद्ध भाषा में बोल रहे हैं। क्लियर जो मेरा जो ऐसे नहीं बोलता कभी क्लियर, अब ऐसे नहीं, एकदम फंसना नहीं चाहिए, एकदम क्लियर करना चाहिए। अब ऐसा है, मान के चलिए बोलना तो नहीं चाहिए कि किसी तोतला आदमी को आप क्लास लेने के लिए भेजेगा तो क्या होगा, क्लियर बोलेगा नहीं ना। जैसे कि मुझे मुझे आ दिया तय, अब क्या हो गया, वो सवाल भी पूछना चाहेगा तो उतना क्लियर से नहीं पूछ पाएगा। इसलिए हकलाने वाले, तोतला छोड़िए, हकलाने वाले आदमी भी उतना अच्छे से नहीं बोल पाता। इसलिए हम लोगों को संप्रेषण जब भी करना होता है तो हम लोगों को भाषा क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लियर। इसलिए क्या इसको बोल सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ क्लियरिटी। प्रिंसिपल ऑफ क्लियरिटी, प्रभावी संप्रेषण के लिए, लिखिए इसमें, प्रभावी संप्रेषण के लिए
चलिए अब देखते हैं क्या स्पष्टता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ क्लियरिटी का सिद्धांत। अब ये नहीं कि हम देखिए अब कुछ भी उच्चारण कर रहे उसका अलग ही अर्थ निकाल दें हम, कुछ अलग ही, जैसे कि हम अभी तोतला वाला एग्जाम्पल दिया है हकलाने वाला, वो क्या उच्चारण करेंगे तो कुछ अलग निकल जाएगा। मतलब जैसे कि देखिए हम यहाँ पे दो दो वर्ड लिखते हैं, दो वर्ड लिखते हैं, एक मिनट रुकिए, दिख रहा है नहीं, चलिए नीचे दिख ही रहा है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, इसी में हम देखिए अगर जो कोमा हम रोको के बाद लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, यानी कि किसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि उसको रोको लेकिन उसको जाने नहीं दो, लेकिन यही कोमा हम इसको यहाँ से हटा के क्या कहते हैं, यहाँ लगा दे तो क्या हो जाता, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। इसका मतलब क्या निकल गया कि उसको रोकना नहीं है, उसको जाने देना है। लेकिन जब यहाँ पे हम रोको के बाद कोमा लगा रहे थे तो उसका मतलब निकल रहा था उसको रोकना है, उसको जाने नहीं देना है। तो यही अर्थ है कि बस भाषा में यही है कि आप थोड़ा सा क्लियर नहीं रखिएगा तो वही अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, या तो मतलब नहीं समझ पाएगा या तो उसका गलत मतलब निकाल लेगा। अगर जो यहाँ पे हम बोले रोको मत जाने दो तो क्या हो गया, हम ऐसे ठहर के बोले तो उसका मतलब क्या समझेगा वो कि उसको रोकने के लिए बोल रहा है, उसको नहीं जाने के लिए बोल रहा है। लेकिन मेरा सेंस क्या था, रोको मत जाने दो, मेरा सेंस ये था। तो यही ना हुआ, वो समझ नहीं पाया, उसका अर्थ गलत निकल गया। इसलिए हमारी भाषा स्पष्ट यानी कि साफ सुथरी होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए। जल्दी इसका एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा, एक बार कोमा यहां लगा लीजिएगा, रोको के आगे एक बार मत के आगे कोमा लगा लीजिएगा, फर्स्ट टाइम में यहां लगा लीजिएगा, सेकेंड टाइम में यहां लगा लीजिएगा। ठीक, जल्दी से उतारिए। चलिए दोस्तों हम अपना अपना नेक्स्ट कौन सा नंबर था, शायद 5वां नंबर था, देखिए नंबर भी भूल गए हैं मिटाने के चक्कर में, 5वां नंबर था। चलिए 5वां देख लेते हैं, आप सुधार लीजिएगा। योग्यता का सिद्धांत, योग्यता यानी कि आप उस एबिलिटी है आपके अंदर या नहीं है। अब क्या पता आप जो जिसका भेज रहे हैं सामने वाला के पास, उसके पास वो एबिलिटी ही नहीं है। मान के चलिए आप इंग्लिश में भेजें, सामने वाला इंग्लिश पढ़ नहीं पाता है तो वो तो एबल है ही नहीं। आप भेज रहे हैं बंगाली में, उसको बंगाली आता ही नहीं है, क्या पता वो आपको फीडबैक भेजा गुजराती में, आपको गुजराती नहीं आता, आप भी एबिलिटी नहीं है आप में भी और नहीं उसमें एबिलिटी है। या अध्यापक का ही मान के चलो, कक्षा में अध्यापक का कौन सा समय था, मैथ के टीचर का, आ गया इंग्लिश का टीचर, अब पढ़ाए लगे मैथ, तो कैसा लगेगा तुम लोगों को, बोलो। एबिलिटी नहीं है उनके पास यार, पढ़ाएगा वो कुछ ही, सीधी बात, पढ़ाएगा कुछ ही, मतलब टीचर पढ़ाएंगे कुछ ही, सीधी बात। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी लिखिए, एबिलिटी। प्रभावी संप्रेषण के लिए यह आवश्यक है कि है कि
चलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या कि प्रभावी संप्रेषण के लिए क्या योग्यता होना जरूरी है। प्रभावी संप्रेषण के लिए यह आवश्यक है कि प्रेषित करता है यानी कि जो संदेश भेज रहा हो वो एवं प्राप्त करता है यानी कि जो प्राप्त कर रहा है संदेश को वो दोनों योग्य होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा का मेंटल स्तर कहीं पे है, बच्चा कुछ और लैंग्वेज जानता है, अब टीचर आके कुछ और लैंग्वेज पढ़ा रहा है और वो अपने लेवल पर पढ़ा रहा है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। यानी कि दोनों के पास योग्यता होना चाहिए। जैसे दोनों को संप्रेषण की भाषा समझ आनी चाहिए। अब ये नहीं है कि हम टीचर हिंदी में बात कर रहा है, बच्चा गुजराती में बात कर रहा है, ले अब क्या होगा। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, बच्चा हिंदी में बात कर रहा है। तो इसलिए दोनों को एक लैंग्वेज आना चाहिए ताकि आपस में कम्युनिकेट कर सके यानी कि संप्रेषण कर सके। और गणित के शिक्षक द्वारा, एक उदाहरण में क्या है, गणित के शिक्षक द्वारा अंग्रेजी का कक्षा लेना। अब गणित का शिक्षक है, वो बताए आपको इंग्लिश आके क्या पढ़ाएगा। पढ़ाएगा मानते नहीं है, वो पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी अपने फील्ड में ज़्यादा अच्छा होंगे इंग्लिश की तुलना में। इसलिए ये अनावश्यक चीज है। ये एक आपको नेगेटिव दिखा रहा है, एक पॉजिटिव दिखा रहा है, तो आप इसको जल्दी से उतारिए। उसके बाद अगला लेके आते हैं। फिर इसके बाद दो और है। देखिए है तो सिद्धांत बहुत सारे, 20-25 सिद्धांत, आपको पूरा लिखवाना तो संभव नहीं ना है और पूरा काम का भी नहीं है। 5 से 6 सिद्धांत जो आपके लिए अच्छा है वो छाट के लेके आए हैं। 5वां ही चल रहा है, 6ठा और 7वां 2 और लिखवाएंगे, उसके बाद खत्म करेंगे। जल्दी से इसको लिखिए। तो आपका ये कौन सा सिद्धांत हो जाएगा, 6ठा नंबर। 6ठा नंबर सिद्धांत क्या, माध्यम का सिद्धांत। माध्यम का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ चैनल। प्रिंसिपल ऑफ चैनल। देखिए माध्यम क्या होता है, प्रेषित करता एवं प्राप्तकर्ता के बीच एक काम करता है कि नहीं, पुल का। अब जो माध्यम ही नहीं होगा तो हम संदेश भेजेंगे कैसे, बात वो भी है। माध्यम होना नहीं चाहिए। पहले जमाने में क्या होता था, लेटर होता था, कबूतर। आप देखेंगे फिल्म में कि कबूतर एक घर से दूसरे घर तक चिट्ठी लेके जाता, प्रेम पत्र। तो कबूतर पहले लेके जाते थे, फिर पोस्टमैन आया बीच में, मतलब डाकिया आया, उसके बाद व्हाट्सअप, इंटरनेट, ये सब आ गया है। तो क्या है, माध्यम आपको कहीं ना कहीं हर जगह एक माध्यम मिल रहा है। तो उसी प्रकार माध्यम क्या होता है, एक पुल का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। जस्ट लाइक कि गंगा के इस पार से हमको उधर, गंगा के इस पार से उस पार जाना है, तो बीच में एक पुल दिया गया है ना, तो उसी प्रकार एक पुल का काम करता है। इसलिए माध्यम जितना अच्छा होगा उतना अच्छा संप्रेषण हो पाएगा। इसलिए माध्यम का सिद्धांत यहाँ पे हम आपको लिखवा रहे हैं। जल्दी लिखिए अब इसके बाद। आवश्यक होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है
कि हम कोई भी संप्रेषण करना चाहते हैं तो संप्रेषण की प्रक्रिया में प्रेषित करता एवं प्राप्तकर्ता के बीच जो माध्यम होता है एक पुल की तरह काम करता है। चैनल जो होता है आपका पुल की तरह या जुड़ाव की तरह काम करता है। इसलिए जितना प्रभावी संप्रेषण के लिए जितना अच्छा हमको माध्यम मिलेगा उतना अच्छा हमारा संप्रेषण हो पाएगा। संप्रेषण माध्यम के सिद्धांत में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए इंटरनेट जितना अच्छा रहेगा आपका चैट उतना अच्छा हो पाता है। कोई भी वीडियो देखने के लिए इंटरनेट ज़्यादा अच्छा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा हम वीडियो देख पाते हैं। वीडियो देखना वहीं से आप एग्जांपल लीजिए ना कि आपका इंटरनेट अगर जो वीक चलता है तो वीडियो एकदम लैग होने लगता है, ऐसे गोल 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 घूमने लगता है। तो इसलिए माध्यम जितना अच्छा होगा आपका उतना अच्छा संप्रेषण हो पाएगा। बस इसका यही सिद्धांत है। लिखिए हम इसके बाद सतमा लेके आते हैं। इसके बाद यहाँ पे सिद्धांत खत्म करके आपका व्यवधान स्टार्ट करेंगे। व्यवधान में ज़्यादा नहीं है, व्यवधान में इतना लंबा लंबा लिखना नहीं है। व्यवधान में खाली सिंपल 5 से 6 पॉइंट जानना है। लिखिए इसको जल्दी से। चलिए दोस्तों आखिरी सिद्धांत देख लेते हैं। आखिरी सिद्धांत हमारा क्या है? ध्यानपूर्वक सुनने का सिद्धांत, लिसन केयरफुली, प्रिंसिपल ऑफ लिसन केयरफुली। 7th, ध्यानपूर्वक सुनने का सिद्धांत। यहां से यहां आ जाइएगा। सुनने का सिद्धांत यानी कि लिसन केयरफुली, लिसनिंग, LISTING, लिसनिंग। अब देखिए किसी भी संप्रेषण के लिए हम लोगों को ध्यान से सुनना। मान के चलिए आप किसी ऑडिटोरियम में बैठे हैं, यानी कि आपको कोई बाहर से लेक्चरर आया है लेक्चर देने के लिए, आप वहाँ पे ध्यान से नहीं सुन पा रहे हैं, यानी कि आसपास आपके इतना शोर हो रहा है कि उसको ध्यान से आप नहीं सुन पा रहे, तो आप उसकी बातों को समझ पाइएगा नहीं ना जी। तो इसलिए आप या क्लास का एग्जाम्पल लेके चलिए। हम पढ़ा रहे हैं, टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो अगर अगल बगल वाला लड़का शरारत करता है तो आप भी उसके चक्कर में नहीं समझ पाते, या बाहर से ही कुछ ऐसा चीज आप तत्व चीज यानी कि जो समाज में मतलब अगल बगल के डिस्टर्बेंस पैदा करे, जैसे डीजे जा रहा हो या किसी और चीज का बैंड बाजा जा रहा हो, तो वो क्या हो गया, आपका ध्यान उधर अट्रैक्ट कर दिया। आप टीचर की बात सुन पाए नहीं ना, या टीचर आपकी उस समय बात सुन पाया नहीं ना। तो इसलिए ध्यानपूर्वक सुनने का सिद्धांत दोनों पे लागू होता है, प्राप्तकर्ता और प्रेषितकर्ता दोनों पे लागू होता है। और इसको क्या है, ध्यानपूर्वक सुनने का मतलब होता है श्रोता, श्रोता यानी कि सुनने वाला। ठीक, चलिए जल्दी से लिखिए इसको लिख के खत्म करते हैं, फिर व्यवधान स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी ये लगता है 40-45 मिनट का हो जाएगा, 1 घंटा का जाएगा ये वीडियो। लेकिन हाँ आपको ये पूरा देखना होगा, पूरा देखिएगा ना तो एक साथ सीक्वेंस में, तो आपको मजा आ जाएगा देखने में। चलिए श्रोता में बस इतना ही। ठीक, अच्छा श्रोता होना चाहिए यानी कि सुनने वाला अच्छा होना चाहिए। प्रेषक यानी कि प्राप्तकर्ता, ग्राही यानी कि प्रेषक यानी कि जो संदेश को भेजता, प्राप्त ग्राही यानी कि प्राप्तकर्ता। अच्छा श्रोता होना चाहिए, श्रोता यानी कि सुनने वाला होना चाहिए। अब ये नहीं कि आपको लेक्चर दे रहा है कोई टीचर, आप बीच में अंगड़ाई ले रहे हैं, तो कोई मोबाइल चला रहे हैं, तो कुछ वैसा नहीं करना चाहिए। आपको उसके तरफ अटेंशन देना चाहिए, उसका इज्जत करना चाहिए, आदर करना चाहिए कि हाँ वो क्या बोल रहा है, आपसे उम्र में बड़ा है, एक्सपीरियंस में बड़ा है आपसे, तो आपको ज़्यादा नॉलेज देगा वो, तो उसका बात सुनना चाहिए। जैसे हमें पढ़ा रहे हैं, आप बीच में अब सुनते लगेंगे तो आप मेरा बात समझ पाएंगे नहीं ना जी। इसलिए आपको अटेंशन होकर सुनना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। ठीक, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनने का सिद्धांत, ध्यानपूर्वक सुनने का सिद्धांत, लिसनिंग, प्रिंसिपल ऑफ लिसनिंग, केयरफुली लिसनिंग। प्रभावी संप्रेषण के लिए प्रेषक एवं ग्राही दोनों को अच्छा श्रोता होना चाहिए, यानी कि दोनों अच्छा सुनने वाला होना चाहिए। मतलब इंतजार करिए, पहले उसको बोलने दीजिए, उसके बाद अपना प्रश्न पूछिए। ठीक, तो इसलिए दोनों को अच्छा श्रोता होना चाहिए।
या ये जो ग्राही क्वेश्चन पूछ रहा है, श्रोता ये प्रेषक को उसका इंतजार करना चाहिए, पूरा क्वेश्चन सुनना चाहिए। चलिए इसको उतारिए, उसका व्यवधान लेके आते हैं। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक डालिए अपने, क्या प्रभावशाली संप्रेषण के व्यवधान रुकावट, उसी को बोलते हैं, ठीक, व्यवधान रुकावट। इसमें ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, इसमें बस आपको समझना है कि कौन कौन सी चीज़ें रुकावट हो सकते हैं। जो जो चीज़ें इसमें बताएं कि माध्यम में आपका रुकावट हो सकता है, तकनीकी खराबी हो सकता है किसी प्रकार का, तो वही बस देखना है आपको, ज़्यादा नहीं। लिखिए संप्रेषण के व्यवधान, इसी को क्या बोला जाता है, रुकावट, या इसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, बाधा, या इसी को क्या बोल सकते हैं, अवरुद्ध। या इसी को क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंस बोल सकते हैं, डिस्टर्ब। सोचिए इतना नाम से आपको एग्जाम में देता है कि ये सब लिखिए, ये सब लिखिए, किसी भी नाम से दे, अब आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सब चीज़ बता दिया है। इसमें ज़्यादा नहीं जानना है आपको, जो चीज़ उसमें अच्छा बताने की कोशिश किया गया वही चीज़ इसमें बुरा कर दीजिए, बाकी बाधा वही के वही रहेगा, ठीक। तो आपको इसलिए सिद्धांत ज़्यादा अच्छा से हम पढ़ाए हैं, व्यवधान ज़्यादा नहीं, 10 मिनट का टॉपिक है, 10 मिनट में व्यवधान पूरा पूरा साफ कर देंगे हम लोग, हम, ठीक। और आखिरी में देखिए, कुछ नहीं, सबसे आखिरी वाला वीडियो, मानते हैं कि बहुत लंबे लंबे वीडियो जा रहे हैं, जो सबसे आखिरी एकदम संप्रेषण खत्म करके आपका वीडियो बनाएंगे ना, 2 से 3 घंटे का, मात्र 3 से 4 घंटे में आपको पूरा संप्रेषण देखिएगा, ऊपर से नीचे तक पूरा साफ कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका संप्रेषण खत्म हो जाएगा। तो अपने दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमको भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा फॉलो मिल सके, आपका कॉमेंट मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। हम आपका व्यवधान लेके आते हैं, जल्दी लिखिए व्यवधान। इसको डिस्टर्बेंस से अच्छा है आप बैरियर लिखिए, क्या लिखिए, बैरियर, बैरियर ज़्यादा अच्छा लगेगा। बैरियर मतलब क्या होता है, रुकावट, यानी कि व्यवधान। डिस्टर्बेंस मतलब कि उसको तंग करना है, किसी प्रकार का कुछ और चीज़ हो जाएगा, यहाँ डिस्टर्बेंस की जगह पे आप क्या लिखिए, बैरियर। बैरियर, चलिए लिखिए जल्दी से। BA इसी को क्या बोलते हैं, रुकावट, इसी को व्यवधान, रुकावट, बाधा, अवरुद्ध या अवरोध, अवरोध, या इसी को बैरियर कहते हैं। बैरियर, देखिए बैरियर हम आपको जैसे बताया भी था कि बैरियर क्या होता है, बैरियर किसी भी प्रभावशाली संप्रेषण, यानी संप्रेषण हो रहा उसको प्रभावशाली नहीं होने देता, यानी कि उसमें किसी न किसी प्रकार से रुकावट डाल देगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, बैरियर बोलते हैं, उसको प्रभावशाली नहीं बनने देता। प्रभावशाली संप्रेषण में आपको जो पढ़ा है तो वही है। चलिए इसको देख लेते हैं हम। ऐसे तत्व जिनके कारण
कहते हैं। देखिए समझिए, वैसे तत्व जिनके कारण संप्रेषण में किसी भी प्रकार का व्यवधान या रुकावट आता है उन्हें प्रभावी संप्रेषण के व्यवधान या बाधाएं या रुकावट कहते हैं। यानी किसी भी प्रकार से मान के चलिए आपका कोई बच्चा सुन नहीं रहा है, उसके कारण आज पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाए, या बाहर से डीजे आपका जो बोल रहे थे जैसे बाहर आवाज हो रहा है उस प्रकार से पूरा क्लास सबका डिस्टर्ब हो जा रहा है, या किसी कारण से कोई पूरा मान के चलिए कोई जनसभा को हम संबोधित करें यानी कि सेमिनार को लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन कोई बुजुर्ग क्या करे वहाँ हल्ला है, किसी का मोबाइल साइलेंट ना रहे, तो उसके कारण क्या होगा, वो रुकावट आएगा। तो किसी प्रकार से रुकावट आए, किसी प्रकार से वहाँ डिस्टर्बेंस हो या कि बैरियर वो आवे, तो उसको क्या कहेंगे, प्रभावी संप्रेषण का क्या बाधा या व्यवधान या रुकावट कहते हैं। ये सब हो सकता है। जैसे भाषा का अल्प ज्ञान होना है, भाषा का कम ज्ञान होगा। मान के चलिए कि आपको क्या है जो हम बता रहे थे योग्यता, इधर का भी बराबर रहना चाहिए, उधर का बराबर रहना चाहिए। आगे सेमिनार में हम इंग्लिश में लेक्चर देने लगे या संस्कृत में लेक्चर देने लगे, लेकिन क्या है वहाँ पे ज़्यादातर बच्चे हिंदी फारसी ये सब समझते हैं, किसी और लैंग्वेज को समझते हैं, इतना अच्छा से संस्कृत को नहीं समझ पा रहे, तो वहाँ अल्प ज्ञान होगा। आप बोल तो रहे हैं ठीक है, आप अपनी तरफ से संदेश भेज दे रहे हैं, लेकिन वो संदेश को रिसीव ही नहीं कर पा रहे, तो फायदा क्या होगा, वो आपसे कोई क्वेश्चन ही पूछेगा, उसको बोरिंग जैसा फील होगा पूरा सेमिनार में। फिर माध्यम का उचित न होना, माध्यम का जैसे कि मान के चलिए आपको जहाँ पे एक छोटा सा कमरा है वहाँ पे एक स्पीकर लगा के पढ़ा रहे हैं, तो माध्यम उचित होगा नहीं ना जी। आप मुंह से भी बोल सकते हैं, जैसे कि हम आपसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ब्लूटूथ लगाए हुए हैं, इससे आवाज आपके पास जा रहा है, क्लियर जा रहा है कि नहीं जा रहा, वही माध्यम का उचित चुनना माध्यम को वो हो सकता है। ठीक, आप इसको उतारिए, उसके बाद 5-6 वो बैरियर लिखवा देंगे कि कौन कौन से बैरियर होते हैं, फिर उनको किस प्रकार दूर किया जाता है। देखिए सिद्धांत की तरह इसमें डिटेल नहीं बताएंगे, क्यों, क्योंकि आपको सिद्धांत में अच्छा से डिटेल बता चुके हैं। अगर जो भाषा स्पष्ट रहेगा तो उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, प्रभावशाली संप्रेषण का सिद्धांत ही मान के चलिए व्यवधान का काम करता है। आप इसको उतारिए, फिर व्यवधान देंगे। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा 40 से 45 मिनट का वीडियो बन चुका है, व्यवधान के बारे में 10-15 पॉइंट लिखा देंगे, उसको समझा देंगे, लिखवाएंगे नहीं, उसको समझा देंगे, उसमें लिखवाने लायक है भी नहीं कुछ, उसको सिंपल भी लिख के आइएगा तो नंबर मिल जाएगा। आप इसको उतारिए। बाधाएं, इसमें आगे लिखिए, यहीं पे पॉइंट डाल के लिखिए क्या, निम्नलिखित है, लिखित यानी कि आर फ्लोइंग्स। फर्स्ट, सजगता या तत्परता की कमी होना। देखिए आप उससे मिलाते जाइएगा, लगभग लगभग आपको सिद्धांत जैसा ही मिलेगा, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। पहला, की कमी होना। दूसरा, अपूर्ण एवं अस्पष्ट अपूर्ण संदेश आ अस्पष्ट उच्चारण। फोर्थ, उद्देश्य की कमी होना।
उद्देश्य के अस्पष्टीकरण, मतलब कि उसका आपको स्पष्ट नहीं है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर तकनीकी व्यवधान, माध्यम का उचित नहीं होना। फिर इसमें देखिए 2 से 3 और है, लिखवा देते हैं। अब देखिए बहुत सारा, आपको कितना अब जितना चाहेंगे उतना लिख सकते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा बात लगी एक सिद्धांत बन जाता है, थोड़ा थोड़ा बात लगी एक उसका ये व्यवधान बन जाता है। ध्यान से नहीं सुनना, ध्यान से नहीं सुनना, भाषा की जटिलता, इसे में लिखिए अपूर्ण संदेश एवं भाषा की जटिलता। भाषा की जटिलता 7वां 8वां यहाँ लिख लीजिए। प्रेषक, ये याद रखिएगा। भौगोलिक दूरी। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। पहला क्या है सजगता या तत्परता की कमी होना। वही जो आपको हम बताए थे कि प्रभावशाली संप्रेषण का पहला सिद्धांत भी यही था कि सजगता या तत्परता का होना जरूरी होता है। मान के चलिए एक तरफ से वो एक्टिव है लेकिन दूसरी तरफ से एक्टिव नहीं है तो भी संप्रेषण नहीं हो पाएगा। फिर अपूर्णता का सिद्धांत, अपूर्ण एवं भाषा का जटिलता। आप संदेश हमको बताए थे आपको हम कि प्रेषित करता अपनी तरफ से अपूर्ण संदेश भेजता है तब भी हो सकता है। फिर भाषा अगर जो जटिल भेजता है, सरल नहीं भेजता, वैसे भाषाओं का प्रयोग करता है जो कि उसको समझ में नहीं आए, किसको, हमारे प्राप्तकर्ता को समझ में नहीं आए, तो उसको हम अपूर्ण सिद्धांत कहेंगे, मतलब अपूर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? अपूर्ण संदेश अपूर्ण कहेंगे। और भाषा की जटिलता, उसको समझ में ही नहीं आए, भाषा का अस्पष्ट उच्चारण। अस्पष्ट उच्चारण जैसे कि हम आपको बोल दें ले तक ने लाही तक, तो ये क्या हो गया, हमें अच्छा से नहीं बोल पा रहे हैं, पढ़ाने की कोशिश कर लेकिन अच्छा से बोल नहीं पा रहे, हमारा बोलने का तरीका ही नहीं अच्छा है, तो आपको अस्पष्ट सुनाई देगा, जो कि हम जो बोल रहे हैं वो अच्छा से सुनाई नहीं देगा आपको। तो वही भाषा का अस्पष्ट उच्चारण। फिर उद्देश्य की अस्पष्टीकरण। अस्पष्टीकरण मतलब कि हम मेरा उद्देश्य क्या है, आपको ये चीज़ समझाना, मुझे पता है आपको ये समझाना है, लेकिन फिर भी हम समझाने की कोशिश करें लेकिन अच्छा से नहीं समझा पाए आपको, तो वहाँ अस्पष्ट हो जाएगा। लेकिन हम जो चीज़ है उसको पहले खुद क्लियर किए, खुद पढ़े हैं, उसके बाद आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम ज़्यादा अच्छा से आपको समझा पा रहे हैं। तो इसलिए जो भी हमको पता है या जो भी हमारा उद्देश्य है उसमें हम ज़्यादा अच्छा से यहाँ पे काम कर पा रहे हैं। उद्देश्य होता है, बताते नहीं है जी, गलती लिखे हैं हम। फिर तकनीकी व्यवधान। तकनीकी व्यवधान दैट मीन्स मान के चलिए अभी हम यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं, करते 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 क्या पता ब्लूटूथ डिस्चार्ज हो जाए, तो तकनीकी व्यवधान हुआ कि नहीं हुआ, कुछ समय के लिए संप्रेषण हम दोनों का रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा। मान के चलिए नेता माइक में भाषण दे रहा है, भाई भाषण देते देते लाइन कट गया, ले अब वो 10,000 आदमी को संबोधित कर रहा था, 10,000 आदमी अब हल्ला करने लगा, तो उसका आवाज़ सुनाई देगा जी? नहीं ना। इसलिए लाउड स्पीकर लगाया जाता है कि नेता कुछ भी बोले तो सबके सुनाई दे। जैसे मोदी, मेरे भाइयों एवं बहनों तो हो गया, क्या हो गया, वो तकनीकी व्यवधान आ जाता है वहाँ पे, मतलब किसी प्रकार का तकनीकी व्यवधान आ जाना। मान के चलिए
किस चीज़ से, मोबाइल से रिलेटेड हो, कंप्यूटर से रिलेटेड हो, या किसी प्रकार का आपका रेडियो, डेक, म्यूजिक, ये सब से रिलेटेड हो ना, उसको तकनीकी व्यवधान कहेंगे। यानी कि उसमें जो भी हो रहा है वो सब आदमी के हाथ में नहीं है, वो सब मशीन के ऊपर है। जो भी मशीन से किया जा रहा है वो मशीन के ऊपर व्यवधान होता है। उससे कोई भी रिलेटेड व्यवधान होगा तो उसको तकनीकी व्यवधान कहेंगे। माध्यम उचित न होना, माध्यम उचित दैट मीन्स जो हम क्लास वाला उदाहरण दिए थे कि 20 बुतरू है, आप उसको मुंह से बोल के भी पढ़ा देते हैं, फिर भी लाउड स्पीकर लगा ले पढ़ाई लगी, वैसे नहीं ना होना चाहिए जी। आप मान के चले कि 100 बुतरू है, वहां पे आपको माइक का जरूरत है, लेकिन आप फिर भी मुंह से एकदम जोर जोर से गला फाड़ के बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, एकदम जोर जोर से बोल रहे हैं, आपका गला भी बैठ रहा है, वहां पे फायदा क्या है गला बैठाने का। आप सीधे इस्तेमाल कीजिए माइक का, टेक्निकल जमाना हो चुका है, टेक्निकल बनिए आप अपने आप को। हम यहाँ पे देखिए आपको 20 लड़का को पढ़ाने के बजाय हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ये ऑल ओवर पूरा बिहार देख रहा है या इंडिया भी पूरा देख सकता है, तो क्या हो गया, ये तकनीकी व्यवधान को आपस में हम दोनों का जो है माध्यम उचित हम चूज कर रहे हैं। फिर क्या हो गया, ध्यान से नहीं सुनने का सिद्धांत। एक मिनट, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, ध्यान से सुनने का ये नहीं दिख रहा है आपको, एक मिनट रुकिए, इसको अच्छा से लिखने दीजिए। वैसे बता देते हैं, ध्यान से देखिए, नहीं सुनने का अर्थ होता है ना, इसका देखिए उदाहरण बताएंगे आपको, एकदम फटाक से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से नहीं सुनना, ध्यान से नहीं सुनना, पहले इसको समझ लीजिए, उसका ऊपर देखेंगे। ध्यान से नहीं सुनना, या मान के चले आप क्लास में क्या करते हैं, टीचर सब आते हैं तो क्या करते हैं, सर को जी पढ़ाइएगा, छोड़िए ना सर, या तो पढ़ा रहे अपन पीछे बैठ के, हम खुद बोल रहे हैं, हम भी फर्स्ट सेमेस्टर में किए हैं, वैसा नहीं है। और अरे यार आ कैसे देख ले से पढ़ाने स्टार्ट करते थे तो हमको भी लगता था, लेकिन अब क्या हो गया, अब धीरे धीरे आदत पड़ जाए तो उसको देखना कोई दिक्कत नहीं होता। पहले हम भी पीछे देखते रहते थे वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, ऐसे करके हाँ सुन रहे हैं सर, क्या सुन रहे क्या समझ में आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ध्यान से नहीं सुन पाते थे तो उनका बात कहा हुआ बात हम तक पहुंच भी नहीं पाता था। जो अच्छा से सुनता था वो उनके बात को जल्दी एक्सेप्ट कर लेता था। और देखिए कुछ चीज पढ़ा होने से बढ़िया है कुछ चीज ना पढ़ा होना। अगर जो नहीं पढ़ा हुआ है तो आप उसको दोबारा देखिएगा तो तुरंत आपके दिमाग में जाएगा। अब पढ़ा ले उसको दोबारा देखिएगा तो अरे यार ये तो पढ़ ले छोड़ने, ऐसा करने का मन होगा। समझे। प्रेषक एवं ग्राही के बीच की भौगोलिक दूरी। अब भौगोलिक दूरी का ही एग्जाम्पल आप क्लास से लीजिए। भौगोलिक दूरी, अरे भौगोलिक दूरी कहीं पे भी हो सकता है, जैसे कि भौगोलिक दूरी आप कहीं रास्ता में हो, आपको आपका दोस्त बहुत दूर से ही चिल्ला रहा है तो आपको सुनाई देगा नहीं ना। क्लास में ही है, क्लास में आप सबसे पीछे बैठे हो, आप टीचर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 10 बार पूछेगा तो एक बार टीचर को सुनाई देगा, या टीचर जब तक आपके पास नहीं आएगा तब तक आपको सुनाई नहीं देगा, तो टीचर को मतलब सुनाई नहीं देगा। तो वही कह रहे हैं कि भौगोलिक दूरी वहां पे उतना भी ज्यादा दूरी नहीं होना चाहिए कि संप्रेषण करने में नहीं बने। तो या तो दूरी है तो मैक का इस्तेमाल कीजिए। ठीक, तो यही सब है संप्रेषण के व्यवधान, यानी कि उसमें किसी न किसी प्रकार से रुकावट डाला जा सकता है इन तरीकों से। ये देखिए पहले क्या है, तत्परता की कमी होना। सिद्धांत भी इसी के ऊपर बताए थे कि तत्परता की कमी नहीं होना चाहिए, भाषा की जटिलता सरलता ये भी बताए थे हम आपको कि भाषा सरल होना चाहिए। फिर माध्यम का सिद्धांत भी हम बताए थे कि माध्यम उचित एवं आवश्यक रहना चाहिए क्योंकि ये पुल का काम करता है। फिर तकनीकी व्यवधान, ये तकनीकी व्यवधान का सिद्धांत भी बताए थे, मतलब तकनीकी व्यवधान यानी कि जो कि किसी प्रकार के मशीन से उत्पन्न हो उसे तकनीकी व्यवधान कहेंगे। उद्देश्य का स्पष्टीकरण हम बताए थे कि उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, एकदम क्लियर दिखना चाहिए कि मेरा क्या है, आपको समझाना है तो समझाना है। चलिए इसको उतार लीजिएगा। इसको उतारने के बाद हमें क्या है, आज का हम अपना क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे वीडियो लेक्चर को। आज का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। औपचारिक औपचारिक एवं अनौपचारिक शब्दों को संप्रेषण को परिभाषित करें, यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों को परिभाषित करना है आपको। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। वैसे देखिए
आप लोग को फिर ऐसे एक बार बता देते हैं कि बहुत बच्चे अभी भी फोन बोल रहे थे कि सर हमको पीडीएफ नहीं मिल रहा है। पीडीएफ के लिए आपको देखो कुछ नहीं करना है बाबू, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे पीडीएफ लेक्चर 1, पीडीएफ लेक्चर 2, पीडीएफ लेक्चर 3 ऐसे करके आप वहाँ टाइप कीजिएगा तो अपने आप आपको वहाँ पे पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। कुछ समय बाद ही आपको भेज पाएंगे, लेकिन भेज देंगे जरूरी। याद तो ना, आप हमारे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है उसमें जाइए, वहाँ पे लेक्चर 1 पीडीएफ, जो भी लेक्चर चल रहा है, जो भी लेक्चर आप देख रहे हो उसका पीडीएफ का लिंक वहाँ पे दिया रहता है। उसको टिपिएगा, आपको गूगल खोलेगा या गूगल ड्राइव आपका खोल देगा, दोनों में से कोई एक चीज़ खोल देगा। वहाँ पे जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक, वो सबके लिए है। और प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत सारे बच्चे देखते हैं लेकिन लाइक वाइक नहीं करते। प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बताइए कि संप्रेषण का स्पेशल बैच चल रहा है, यहाँ पे आपको सिर्फ संप्रेषण के बारे में ही बताया जा रहा है। ये आपके लिए पॉलिटेक्निक के लिए ही सीमित नहीं है, आपसे बड़े बीकॉम जो कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, मतलब नए सत्र के अनुसार 23 से जो 24 बीच में 23 और 27 के बीच में जिनका एडमिशन हुआ है, नया सिलेबस जिनका चल रहा है, उनको ये पढ़ना जरूरी है। उनमें भी कम्युनिकेशन स्किल है, संप्रेषण है। आप ये स्पेशल पॉलिटेक्निक के लिए ही नहीं है, आप सब चीज़ इसमें पढ़ सकते हैं। वैसे थैंक यू, कीप वॉच टीच बिहार पॉलिटेक्निक। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।